नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। देश में इन दिनों जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बहस पूरी तरह से छिड़ गई है। यूपी और असम इस दिशा में आगे भी बढ़ गए हैं और ऐसी खबर है कि देश के सभी बीजेपी शासित राज्य ऐसा कानून लाने की तैयारी में हैं, जिसमें 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वालों को सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाए। इस बीच कठोर जनसंख्या नीति लाने के लिए राज्यसभा में बीजेपी के 3 सांसदों ने एक प्राइवेट मेंबर बिल पास किया है। भाजपा सांसदों सुब्रमण्यम स्वामी, हरनाथ सिंह यादव और अनिल अग्रवाल द्वारा पेश किए गए इस बिल में एक बच्चा नीति को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रावधान किए जाने का सुझाव दिया गया है। तो वहीं 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने पर सरकारी नौकरी छीनने और मतदान करने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक पार्टी बनाने के अधिकार को समाप्त कर देने की बात भी कही है। अगर सभापति से अनुमति मिलती है तो इस बिल पर संसद के इसी सत्र में चर्चा भी हो सकती है। तो इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 11 जुलाई को प्रदेश में जनसंख्या नीति घोषित करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव को देखते हुए इस मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक राजनीति पूरी तरह से गर्मा रही है और आगे और ज्यादा गर्माने का आसार भी है। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने भी इसे लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र से कुछ विशेष पैकेज की भी घोषणा होगी जो केवल 2 बच्चे वाले परिवारों को दिए जाएंगे। स्वैच्छिक नसबंदी और जनसंख्या नियंत्रण उपायों के संबंध में भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। केंद्र की मोदी और बीजेपी शासित राज्य सरकारें जहां जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने की तैयारी में हैं, तो वहीं कांग्रेस समेत तमाम दलों के विरोध के स्वर सामने आने लगे हैं। यूपी जहां से जनसंख्या बिल लाने की शुरुआत हुई, वहां समाजवादी पार्टी इसे योगी सरकार की नाकामी छुपाने के पीछे का सिखुबा बता रही है। तो वहीं कांग्रेस इसकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठा रही है। ऐसे में इस मसले पर सियासत का क्या रुख हो सकता है? क्यों इस मसले पर सियासी अनबन की स्थिति बन रही है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ प्रमोद स्वामी जी बीजेपी वरिष्ठ नेता हैं, अश्विनी हांडा जी कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं और मौलाना जावेद साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरा सवाल प्रमोद स्वामी जी से है, बीजेपी से जो ताल्लुकात रखते हैं। प्रमोद जी, जनसंख्या कानून को लेकर लंबे समय से देश भर में बात चल रही है। उत्तर प्रदेश प्रयास कर रहा है लाने की, लेकिन इसकी और क्या दशा दिशा रहेगी? किस तरह की इसमें कुछ और चीजें रहेंगी जिसको आम आदमी आसानी से एक्सेप्ट कर सके? क्या इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध रहेगा? इन चीजों को भी पहले, मुझे लगता है इस बिल को लाने से पहले जनता के बीच में इन चीजों को लेकर जाना चाहिए। देखिए, इसमें ऐसा है कि इसको चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और लास्ट में 2 बच्चे वाली जो नीति है वो लास्ट में लागू होगी। शुरू में इसको चरणबद्ध तरीके से इसको लागू किया जाएगा और जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं में ये लागू नहीं होगा। ये राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें इसको लागू किया जाएगा। तो उसकी मूल वजह यह है कि आप देखिए कि बढ़ती जो जनसंख्या है वो हमारे देश के और हमारे प्रदेश के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि आज हम कोई भी नीति बनाते हैं तो वो नीति हमारी जनसंख्या के आधार पर बनती है। लेकिन जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उससे क्या होता है कि आज जो लोग हैं उनको रहने के लिए जमीन चाहिए। तो अब जब उनको उस अनुपात की जब जमीन नहीं मिलती है तो वो लोग जो हमारे उपासना स्थल है, चाहे वो मंदिर की जमीन हो या सत्र की जमीन हो या वनांचल की जमीन हो, वैसी जमीनों पर वो लोग वास करना आरंभ करते हैं। और जो बढ़ती जो जनसंख्या है उसके द्वारा जो आपको जो विभिन्न जो विकास मूलक जो कार्य हैं वो भी सही रूप से संचालित नहीं हो पाते हैं। तो ये आज बढ़ती जनसंख्या सिर्फ भारत के लिए नहीं, ये विश्व के लिए चुनौती है। और इसको बहुत से जो राज्य है, कांग्रेस के राज्य जो है, जैसे महाराष्ट्र में भी इस तरह की नीति को लागू किया जा रहा है, क्या है, वहाँ तो हमारी सरकार नहीं है, वहाँ तो कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की सरकार है। लेकिन इसको मेरे ख्याल से इस समस्या को हम
जाति और धर्म और भाषा के आधार पर न देखते हुए हम लोगों को जो हमारे जो मुस्लिम भाई बहन है उन लोगों के बीच में भी हमें एक अवेयरनेस की आवश्यकता है, एक सजगता की आवश्यकता है। इसलिए आसाम के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने अभी हाल ही में 5-7 दिन पहले ही आसाम के करीब 150 मुस्लिम बुद्धिजीवियों से उन्होंने इस विषय में बात की है और सभी लोगों ने बड़े उत्साहवर्धक तरीके से सरकार को इसमें सहयोग देने की बात कही है और उन्होंने भी उस बात को स्वीकार किया है कि आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम की भी आवश्यकता है, जिससे जो हमारे जो अशिक्षित लोग हैं जिनकी शिक्षा नहीं हुई है वो उनमें इस तरह की अवेयरनेस नहीं रहती है, तो उनको शिक्षित किया जाए, उनको बताया जाए कि जो बढ़ती जनसंख्या है वो न सिर्फ प्रदेश के विकास में बाधक है, बल्कि अगर एक फैमिली अगर छोटी होगी तो उसका जो गार्जियन है, उसके माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों का भी लालन पोषण अच्छे से कर सकेंगे, उन्हें अच्छी सुविधाएं दे सकेंगे, अच्छी शिक्षा दे सकेंगे, जरूरत पड़े तो अच्छी चिकित्सा दे सकेंगे। लेकिन अगर जनसंख्या वृद्धि होती है, एक ही परिवार में 10-10, 12-12 अगर बच्चे होते हैं तो उनके माँ बाप को भी तकलीफ होती है कि वो उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, उनको अच्छी चिकित्सा उपलब्ध नहीं करवा सकते और ये प्रदेश और राष्ट्र के लिए भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। चलिए, तो इस दिशा में हमारी सरकार अश्विनी जी भी हमारे साथ हैं और कांग्रेस से। बिल्कुल और कर जानकारी सकते हैं। लेंगे आपसे, मैं वापस आपके पास आऊंगा। अश्विनी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को, या जिस तरह से अब 11 तारीख से बात कही जा रही है, जो विश्व जनसंख्या दिवस है, उस दिवस से उत्तर प्रदेश में लागू करने की बात कही जा रही है, कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं? और अगर ये बिल आता है इससे लोगों को दिक्कतें क्या कुछ हो सकती हैं, जैसा कि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, जबकि मेरे हिसाब से कांग्रेस को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए योगी सरकार का कि कांग्रेस का ही काम योगी सरकार कर रही है। देखिए, मैं भाजपा के प्रवक्ता के दिए गए तर्क से बिल्कुल भी सहमति नहीं रखता हूँ। इन्होंने जितने भी तर्क दिए वो तर्क वही है, क्योंकि भाजपा के पास आज उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए कोई ऐसे योजनाएं या लोगों को बताने के लिए कुछ ऐसा विकास जो उन्होंने किया वो नहीं है। तो भाजपा जो है वो धर्म के नाम पर और इसी तरह के कानूनों के नाम पर। अश्विनी जी, यहाँ पर धर्म की बात नहीं हो रही है। आप ये बताइए कि आखिर इसमें क्या कमी है, क्या नहीं होना चाहिए? क्या कांग्रेस नहीं चाहती थी पहले कि इस तरह के कानून आए? बहुत प्रयास भी किए गए, नसबंदी अभियान चलाया गया, हजारों लोग भी मरे थे, आप पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, पूरी सरकार को घेरा गया। अब अगर आपके सपने को ये सरकार पूरा कर रही है तो इसमें बुराई क्या है? निश्चित संख्या में बच्चों को जन्म देने की किसी भी तरह की बाध्यता जो है वो हानिकारक होगी और जनसांख्यिकीय अधिकार पैदा करेगी। ये बात भारतीय स्वास्थ्य विभाग ने अपने हल्फनामे में शीर्ष अदालत को कही। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दो गली नीति अपनाती है। एक तरफ तो स्वास्थ्य विभाग ये कहता है परिवार के आकार का फैसला दंपति को ही होना चाहिए, अपनी इच्छा अनुसार परिवार नियोजन के तरीके अपनाए, और आज ये नया एक मुद्दा लेके आ गए हैं कि वो जनसंख्या निरोधक जो है वो कानून लाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 2005 और 6 में जो प्रति महिला प्रजनन की दर थी वो थी 3.8, और उसके बाद ये 1992 का एक सर्वे है 30 साल पहले 3.8 के तहत आज जो देश में औसतन प्रति महिला प्रजनन दर है वो 2.2 है, जिसमें बिहार में सबसे ज्यादा है 3.4, सिक्किम में सबसे कम है वो है 1.2, और उसमें हिंदू दर जो है वो 2.1 है और मुस्लिम की 2.6 है। तो हम लोगों ने पिछले 30 साल से अवेयरनेस का काम किया, लोगों में जागरूकता पैदा की, और आज ये स्थिति आज आप पहुंचे हैं कि हम 1.4% की कमी हुई है और आज जो प्रति महिला प्रजनन दर है वो 2.2 है।
लेकिन अब हम इससे विश्वास 135 करोड़ से ऊपर भी पहुंच गए हैं अश्विनी जी। अब हम 135 करोड़ से ऊपर भी पहुंच गए हैं। कोरोना महामारी में आपने देखा था क्या स्थिति हुई थी देश की। लोगों की जनसंख्या इतनी है हमारे पास कि हमारे पास संसाधन नहीं है। हम जितने संसाधन, कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो, 5 साल में जितने संसाधन स्थापित कर पाती है उसके उपयोगकर्ता 5 साल बाद उससे ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैं आपकी बात से 100% सही हूँ, मानता हूँ, लेकिन इसमें जो जनसंख्या कानून में सबसे बड़ी जो दिक्कत आने वाली है वो भ्रूण हत्या जो है वो बढ़ने की आशंका है। जिस तरीके से हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है, जिसकी मानसिकता है, और आने वाले दिनों में देखोगे कि हर परिवार चाहता है कि उसका पास जो बच्चा पैदा हो वो लड़का ही हो, और लड़कियों की इसमें बहुत तादाद कम होने वाली है, जो कि आगे जाके हमें बहुत परेशानी का सबब बन सकती है। तो इसके लिए हम चाइना को देखते हैं, तो चाइना में जिस तरीके से जोर जबरदस्ती की गई और आज चाइना को फिर ये कहना पड़ा कि आप बच्चे पैदा करो। तो एक तरफ मेरा एक बहुत जरूरी सवाल है, एक तरफ तो आरएसएस हिंदुओं को ये बोलते हैं कि 3 बच्चे पैदा करो और बाकियों को बोलती है कि जनसंख्या जो है वो कानून लाया जाए। भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि आखिर वो देश में करना क्या चाहती है। प्रमोद जी, वोटों के लिए ही प्रमोद जी जवाब दें। अश्विनी जी ने पूछा है कि अगर इस तरह का कानून आता है तो भ्रूण हत्या के मामले बढ़ सकते हैं। नहीं, हमने आसाम में यही बात कही है कि चरणबद्ध तरीके से इसको कम किया जाए, और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें ये लागू नहीं होगा, ये भी हमने कहा है। और इसके पहले जो हमारे मित्र कह रहे थे कि अवेयरनेस की बात, तो बिल्कुल अवेयरनेस पे तो काम होना चाहिए, और इसको मेरे ख्याल से इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बना कर करके, इसको किसी धर्म विशेष के साथ नहीं जोड़ कर करके, इसको भारत की प्रगति और हमारे भारत राष्ट्र के प्रदेशों की प्रगति में एक बाधक है ये बढ़ती जनसंख्या। तो हमें उस हिसाब से इसके ऊपर में कार्य करना चाहिए। एक समय इंदिरा जी ने भी इसको कंट्रोल करने के लिए नसबंदी जैसे भी कार्यक्रम किए थे, और उन्होंने भी सजगता अभियान वगैरह भी चलाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से सफलता हमें मिलनी चाहिए वैसी सफलता हमें नहीं मिल पाई है। तो ये जो अगर सरकारी नौकरी में जिनके 2 से ज्यादा बच्चे, अगर उनको सरकारी नौकरी न मिले, या चुनाव में उनको लड़ने की, कम से कम जो निकाय के चुनाव हो उनमें अगर उनको चुनाव लड़ने की सुविधा न मिले, तो हो सकता है कि लोगों के बीच में एक अवेयरनेस आए और लोग जो है वो छोटा परिवार और सुखी परिवार की दिशा में सही रूप से आगे बढ़े। तो इसके पहले जो मौलाना साहब बोल रहे थे, तो मेरे ख्याल से उन लोगों को भी जो हमारे जो मुस्लिम समाज है उस समाज में जाकर के उनको भी ऐसे सजगता के कार्यक्रम, ऐसे अवेयरनेस के कार्यक्रम उन लोगों को भी चलाने चाहिए। और ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। अभी उन्होंने मोहन भागवत जी का नाम लेकर के कहा, आरएसएस का नाम लेकर के कहा। आरएसएस ने तो अभी मोहन भागवत जी ने कुछ दिन पहले इस बात को कहा है कि ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, भारत में रहने वाला हर भारतवासी जो है वो भारत माता की संतान है और हम सबका डीएनए एक है। तो हमें राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के पुनरुत्थान में, और राष्ट्र के जो हमारे जो गौरव पुरुष है, जो हमारे वंदनीय पुरुष है, जो हमारे आदर्श पुरुष है, जो हमारे राष्ट्र के नायक है, उनके प्रति हमें सम्मान व्यक्त करना चाहिए। और भारत को पुनः एक बार विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए हमें जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठ करके हमें काम करना पड़ेगा। और चूंकि चलिए मौलाना साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मौलाना जावेद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मौलाना जावेद साहब, एक बात सीधी मैं जानना चाहूंगा कि अगर जनसंख्या कानून को लेकर बात कही जाती है तो मुस्लिमों का नाम बीच में आता है कि भाई मुस्लिम जनसंख्या आबादी ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ये सीधी बात कही जाती है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारा तो मानना ये है कि जिस तरह ये सरकार में
इस समय जो जनसंख्या कानून बन रहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से मुसलमानों के ही अगेंस्ट कोई न कोई कानून पारित होता जा रहा है। सरकार क्यों नहीं ध्यान देती है अपने विकास के मुद्दे पे? सरकार क्यों नहीं ध्यान देती है युवाओं बेरोजगारों के लिए? सरकार इन पर ध्यान न दे करके एक मुस्लिम को टारगेट बना रही कि मुस्लिम समाज हमारा एक गरीब तबका का मुसलमान होता है, बहुत ज्यादा गरीब होता है, तो जाहिर सी बात है अगर कुछ मेहनत करके कमा के खाएगा आएगा तो उसके साथ कुछ अगर इस तरह के घर में परिवार बढ़ोतरी शुरू से ही चली आ रही है कि मुसलमानों के यहाँ जनसंख्या ज्यादा होती है, तो ये एक मुस्लिम को टारगेट बनाया जा रहा है कि मुस्लिम आबादी में थोड़ा सा कमी लाई जाए। मेरा तो मानना यही है। बाकी सरकार का जो रुझान चल रहा है, इस तरह का रुझान जो है वो जब से सरकार बनी है वो हमेशा इसी तरह का तात्पर्य बना रखे हैं और चलता चला है। अच्छा, तो आप इस बात को मानते हैं कि मुस्लिम समुदाय में जनसंख्या वाकई में ज्यादा रहती है? जी बिल्कुल, हमेशा आप देख लीजिए हमारा मुस्लिम समाज पढ़ा लिखा कम होता है, साइकिल पंचर बनाने वाला एक मुस्लिम समाज इंसान होता है, और वो इंसान के घर में आप देखिए जाकर कि कम से कम 5-6 बच्चे पैदा होते हैं। हमारे पड़ोस में अभी मैं भी बीती हुई बात बता दूं कि हमारे एक मौलाना साहब हैं, उनके कम से कम 11 बच्चे हैं। तो मुस्लिम समाज में ही बच्चे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी डर रही है कि मुस्लिम जो समाज की संख्या इस समय भारत देश में जो बढ़ रही है वो अल्पसंख्यक नहीं बहुसंख्यक के दर्जे में आ रहे हैं। और आज की जब 43 आजाद होने के बाद से कांग्रेस की सत्ता रही है तो उसको अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को बढ़ाया गया, लेकिन इस वक्त भारत में मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक नहीं है, बहुसंख्यक के रूप में है। ये मेरा मानना है। सरकार इस पे आंकड़ा करके फिर से इस पे आंकड़े अपना ले तो बहुसंख्यक में गिनती हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मौलाना साहब, अब एक बात और जानना चाहूंगा, क्या आप इस जनसंख्या नियंत्रण कानून को मानेंगे? क्या आप इसको मानते हैं कि चलिए ये अच्छी बात है, हम इसको एक धर्म के चश्मे से अगर ना देखें तो हमारे देश के लिए, क्या हमारे देश के भविष्य के लिए, हम जितने और जनसंख्या जो और बढ़ रही है कम से कम और ना बढ़े, जो संसाधन है वो सभी के लिए उपयोग में आए, क्या उसके लिए जरूरी है? क्या आप इसका सपोर्ट करते हैं? देखिए, मैं इस तरह का कानून जो है, हमारा मानना है हमारे शरीयत के हिसाब से अगर कहा जाता है तो हम लोग शरीयत के हिसाब से चलते हैं और इस तरह के कानून को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, इसका बल्कि और विरोध होगा और इसका हम लोग बिल्कुल फॉलो नहीं। तो आप पालन नहीं करेंगे तो आपको फिर लाभ भी नहीं मिल पाएगा? नहीं, लाभ नहीं मिलेगा तो अभी तो इनका तो अभी क्या कहते हैं, लाभ ये क्यों नहीं देंगे? क्या हम लोग भारत के निवासी नहीं है या भारत के हम लोग मूल निवासी नहीं? आप भारत के निवासी हैं। भारत में अगर कोई कानून बन रहा है आप उस कानून को मानेंगे नहीं, भारत के निवासी अपने आप को बताएंगे, कानून तोड़ेंगे, फिर आपको लाभ कैसे मिलेगा? कानून कहाँ से तोड़ रहे हैं? जो संविधान में लिखा है ये लोग वो नहीं कर रहे हैं, तो संविधान को तोड़कर अलग अपना कानून बना रहे हैं, ये भाजपा वाले हैं। चलिए प्रमोद जी। देखिए, मैं दो बातों के ऊपर मेरी सख्त आपत्ति है। एक तो इन्होंने शरीयत की बात कही, तो ये देश शरीयत के कानून से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। देश में एक संविधान है और संविधान को और कानून को सबको मानना पड़ेगा। अब आप शरीयत की बात करते हैं तो आप अपनी सुविधा के अनुसार अपना कानून नहीं चुन सकते। शरीयत में तो ये भी कहा गया है कि कोई अगर चोरी डकैती करता है तो उसके हाथ काट दिए जाने चाहिए। तो क्या उसमें आप शरीयत के कानून को मानेंगे? तो वहां आप नहीं मानेंगे। तो आप कानून को मानने के मामले में आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते। एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात इन्होंने कही कि देश संविधान से नहीं चल रहा है, कानून से नहीं चल रहा है। देश संविधान से चल रहा है, कानून से चल रहा है, और देश में संविधान संशोधन करने का हक जो है वो विधायिका को और संसद को है। और देश में कोई भी कानून अगर बनता है तो विधायिका और संसद, लोकसभा, राज्यसभा में पास होकर के, अगर संसद में केंद्र का कोई कानून बनता है तो वो लोकसभा और राज्यसभा में पास होकर के बनता है। और अगर राज्य सरकार का कोई कानून बनता है तो उसके ऊपर में विधानसभा में चर्चा होती है, वोटिंग होती है, और उसके बाद में वो कानून की सख्त अख्तियार करता है। तो जब आपके हिसाब से अगर चीजें चलती हैं
तब तो देश संविधान के हिसाब से चलता है। लेकिन आपके हिसाब से अगर चीजें नहीं चलती है तो देश संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था तब तो ये शब्द नहीं था। ये शब्द बहुत बाद से धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान में जोड़ा गया। तो क्या आप उसको उचित मानते हैं? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी भी मुद्दे के ऊपर में हर व्यक्ति को, हर संगठन को अपनी बात कहने का अधिकार है। हर व्यक्ति, हर संगठन की अपनी विचारधारा होती है, अपनी सोच होती है, उस सोच को भी उनको प्रकट करने का अधिकार है। लेकिन देश संविधान से ही चल रहा है और राज्य सरकारें जो भी निर्णय करती है वो संविधान के आधार पर ही करती है और देश संविधान से चलेगा और देश के संविधान और कानून को आपको मानना पड़ेगा। ये देश शरीयत के हिसाब से कम नहीं चलेगा। चलिए अश्विनी जी, आप क्या टिप्पणी करेंगे? जिस तरह से मौलाना जावेद साहब ने कहा कि वो अगर ये कानून बनता है तो वो कानून नहीं मानेंगे और कानून और सीधी बात, अगर सरकार उनको लाभ नहीं देगी तो वो सरकार का विरोध करेंगे। अगर देश का नागरिक है तो उसको देश का कानून बनना जो है वो जरूरी हो जाता है। मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ कि शरीयत के हिसाब से कानून चलेगा, लेकिन धर्म जो है वो अपनी जगह पर है और देश का कानून अपनी जगह पर है। लेकिन मेरा भाजपा के प्रवक्ता प्रमोद जी से सवाल है कि आप ये आज देश के सामने क्लियर करें कि आरएसएस की बात का आप समर्थन करते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि देश में कानून बनना चाहिए, दूसरी तरफ जो है वो आरएसएस के लोग ये बोलते हैं कि 3 बच्चों को हर हिंदू जो वहाँ है वो जन्म दे। तो भारतीय जनता पार्टी क्या इस कानून को पूरे देश में लागू करेगी या खाली सिर्फ और सिर्फ ये यूपी के अंदर चुनावों को लेकर जो है वो किया जा रहा है? और आपका सवाल का जवाब मैं दूंगा कि परिवार को जो है वो, हर किसी परिवार को उस दंपति का फैसला लेने का हक होना चाहिए और परिवार नवयुवक के बहुत सारे तरीके हैं, उनको अपनाना चाहिए। इस तरह से कानून लाने का कोई फायदा नहीं होगा देश को। मैंने आपसे पहले भी बोला है कि वरुण हत्या जो है, वरुण की हत्या, वो इस सारे प्रकरण में बहुत ज्यादा हो जाएगी जहां पर हमारा पुरुष प्रधान देश है। अश्विनी जी, एक बात जो आप कह रहे हैं उसमें किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है कि आप 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते। आप 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करिए, लेकिन उसके बाद आपको जो सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी लाभ है, वो नहीं मिल पाएगा। ये बाध्यता नहीं रखी है कि नहीं आप 3 बच्चे करना ही नहीं है, अगर आपने कर दिए तो ऐसा। अगर आप कर रहे हैं तो करिए, लेकिन आपको फिर सरकारी सुविधाएं, सरकारी नौकरी, सरकारी लाभ, इस तरह के लाभ आपको नहीं मिल पाएंगे। ये सिर्फ एक प्रोपोगंडा करने का माध्यम है भारतीय जनता पार्टी का यूपी के अंदर चुनावों को लेकर। आपको मैं क्लियर कर दूं कि देश के अंदर यही कानून बहुत सारे राज्यों में चल रहे हैं, वो अपने तरीके से इनको अपना रहे हैं जनसंख्या रोकने के लिए। तो इस तरह से व्यापक स्वरूप देना और इस तरह का प्रचार करना, और वो भी चुनावों के अंदर, मुझे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मंशा में जो है वो विरोधाभास लगता है। उनकी मंशा कुछ और है और इसके बाद ये कानून जो है वो ठंडे बस्ते में गल जाएगा जब चुनाव हो जाएंगे। ये तब तक ही है जब तक चुनाव नहीं होते। तो भारतीय जनता पार्टी इस कानून के तहत यूपी चुनावों के अंदर इसका फायदा उठाना चाहती है। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े, जो कि वो नहीं लड़ती है। वो धर्म और जाति के नाम पर चुनाव लड़ती है और बाद में फिर वो जब जीत जाती है तो फिर विकास का नारा देती है। मैं चाहूंगा कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करता हूं कि इस बार सिर्फ और सिर्फ एजेंडा सेट करें कि आपने पिछली सरकार चलाते हुए कितना विकास यूपी के अंदर किया है, ना कि इस तरह के कानून और इस तरह के प्रचार के तहत आप देश को गुमराह करने की कोशिश। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 11 तारीख से एक कानून लागू होने जा रहा है और
ये है जनसंख्या नियंत्रण बिल। और इस बिल के माध्यम से इसमें जो खास तौर पर जो शर्त रखी गई है कि 2 से ज्यादा बच्चे आप पैदा नहीं करें। अगर आप 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो सरकारी जो लाभ रहेगा उससे आप वंचित हो जाएंगे, सरकारी नौकरी आपको नहीं मिल पाएगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।